नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। घटक है पर्यटन और इतिहास। पर्यटन शब्द जब हमारे कानों में गूंजता है तो हमें बहुत सारी सुंदर, रोचक, मनोरंजक ऐसी बातें हमारे जहन में घूमने लगती हैं और हमें लगता है कि हमें कहीं पर अब घूमना चाहिए। तो पर्यटन में क्या क्या है ये हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थी क्या क्या समझ सकेंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि पर्यटन क्षेत्र में इतिहास उपयोगी होता है, इस बात की जानकारी होगी। क्योंकि पर्यटन और इतिहास सुनने में दो अलग अलग मुद्दे लगते हैं। इतिहास एक विषय है ना, अभी तक यही मन में एक बात रहती कि इतिहास मतलब एक विषय है, हमें पढ़ना है, और पर्यटन मतलब अरे वाह, धमाल मस्ती, घूमना। तो इन दोनों का क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमारे देश में यानी भारत देश में उपलब्ध पर्यटन क्षेत्र के अवसरों को स्पष्ट करना। पर्यटन के कारण बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी जानकारी होना। और इतिहास और पर्यटन के बीच में आखिर संबंध क्या है, इनका सह संबंध क्या है, यह समझना। कितने सुंदर चित्र हैं आपके सामने। कहीं पर पहाड़ों की वादियां हैं तो कहीं किसी नदी की लहरें हैं, जहां पर लोग अपने आध्यात्मिक, अपनी आस्था, अपने विश्वास के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव निर्मित भव्य भवन हैं और लोग इन्हें देखना चाहते हैं। ये सब चीजें कब हमारे सामने आती हैं, जब एक शब्द प्रकट होता है पर्यटन। तो आखिर पर्यटन का इन सारे चित्रों से क्या संबंध है? देखा जाए तो हमारे देश में यानी भारत देश में पर्यटन की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पर लोग प्राचीन काल से ही तीर्थाटन किया करते थे। तीर्थाटन मतलब देश के कोने कोने में स्थित जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारी आस्था के स्थल हैं, हमारी धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक हैं, ऐसे स्थानों का पर्यटन लोग करते थे। और कुंभ मेला जैसे आयोजन आज भी उसी जोर शोर से किए जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर हमारे जनमानस जाया करता था और ये तीर्थाटन कहलाता था। तीर्थाटन जो है वह एक प्रकार का पर्यटन ही है। हम एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए, सांस्कृतिक विविधताओं को जानने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाते रहे हैं, और यह हमारा सांस्कृतिक पर्यटन होता है। कई बार हम मनोरंजन के लिए, विशुद्ध मनोरंजन के लिए हम घूमते हैं। हमारे गांव के आसपास मेला लगता था पहले, इन मेलों में हम पूरे गांव के गांव उमड़ घुमड़ कर लोग जाते थे यहाँ पर। तो यह जो था, ये सब
सभी कुछ पर्यटन का ही एक छोटा सा स्वरूप है। तो कहा जाए तो पर्यटन की परंपरा हमारे देश में हमेशा से रही है, चाहे वो स्थानीय पर्यटन रहा हो, चाहे वो अंतर्देशीय पर्यटन रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन रहा हो, या पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करना जिसे हम कहते हैं अध्ययन करने के लिए दूर दूर तक जाते थे विद्वान। तो यह सब जो था यह पर्यटन का ही एक प्रकार है। पर्यटन के प्रकार: स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, भौगोलिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, कृषि पर्यटन, क्रीड़ा पर्यटन और प्रासंगिक पर्यटन। अब हम इन सब पर्यटनों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यटन में आज अचानक से एकदम वृद्धि हो चुकी है। पर्यटन का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जनमानस की दृष्टि में पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण उनके जीवन का आयाम होते जा रहा है। इसका एक कारण है और वो कारण है यात्रा के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि होना। पानी के जहाज से लेकर हवाई जहाज तक, साधारण ट्रेनों से लेकर बुलेट ट्रेनों तक, पगडंडी से लेकर एक्सप्रेस हाईवे तक, यात्रा के जो साधन हैं वो बढ़ते गए हैं, तकनीकी विकास हुआ है और लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता भी बढ़ती गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन। स्थानीय, लोकल, आसपास से संबंधित, और अंतर्देशीय यानी देश के अंदर, हमारे देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्देशीय पर्यटन। और ये सबसे सरल है, आसान है, क्योंकि हमें अपने देश में हम कहीं भी जाएं हमें भाषा और मुद्रा की प्रॉब्लम नहीं होती। मुद्रा मतलब करेंसी, नोट, रुपए जो से हम चलाते हैं। भारत में हमारी करेंसी है रुपए, तो ये रुपया जो है पूरे भारत में चलता है, तो हमें मुद्रा की प्रॉब्लम नहीं है। भाषा, हिंदी भाषा जो है पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा है और हमारे देश के 90% हिस्सों में हम कहें तो हम कहीं भी जाएं हिंदी से हम संपर्क बढ़ा सकते हैं। तो भाषा और मुद्रा की प्रॉब्लम नहीं होती। कागजातों की समस्या नहीं है कि आपको पासपोर्ट कैरी करना है, आपको वीजा कैरी करना है, आपको कोई परमिशन लेनी है। अपने देश में कहीं भी घूमने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो कागजातों की समस्या नहीं है। सुगम है, सरल है देश के भीतर यात्रा करना। तो ये स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन के कुछ पहलू। देश के भीतर जब हम यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बहुत लंबा सफर रहा है। धुएं वाली रोहे, ये हम देख रहे हैं रेल, धुआं उड़ाती रेल चली। तो यहाँ से हमारा सफर शुरू होके हम इलेक्ट्रिक ट्रेनों तक पहुंचे, हम बुलेट ट्रेनों तक पहुंचे, हम मेट्रो रेल तक पहुंचे हैं और हमारी यात्रा निरंतर चलती रहती है। हवाई यात्रा भी हमारी बहुत अच्छे ढंग से विकसित हुई है और हम सतत यात्रा करते रहते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, बॉन वॉयाज। इसका मतलब होता है, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका एक अर्थ होता है कि जब कोई यात्रा पर जा रहा है तो उसके लिए हम गुड विशेस देते हैं। हैव अ सेफ ट्रिप, हैव अ हैप्पी जर्नी। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच पर्यटन। हमारे देश से दुनिया के अलग अलग देशों में हम यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, जल मार्ग से यात्रा करते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जो विकसित हुआ है उसके क्या कारण हैं, उसके कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। आज चाहे वो पेरिस का आईफिल टावर हो, चाहे इटली की पीसा की मीनार हो, चाहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे खजुराहो के मंदिर हो, चाहे हम बर्लिन की दीवार देखने जा रहे हों, या हम किसी भी देश में हम पर्यटन करने जा रहे हों, वो हमारे लिए आज बहुत सरल और सहज हो चुका है। एक तो मैंने जैसे बताया कि आवागमन के साधन में वृद्धि, और दूसरे आर्थिक उदारीकरण।
उसके बाद भारत से विदेश में जाने वालों की और विदेश से भारत में आने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स ऑफ इंडिया। हम विदेश यात्रा करते हैं अध्ययन के लिए, स्टडी टूर, मीटिंग्स के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, कई बार स्थलों के दर्शन करने के लिए और मनोरंजन के लिए। आज मनोरंजन भी पर्यटन का एक सशक्त कारण बनता जा रहा है। चाहे वो डिज्नीलैंड का हमें यात्रा करनी है डिज्नीलैंड की, या हम जा रहे हैं हैरी पॉटर का यूनिवर्सल स्टूडियो देखने, या हम ऑस्ट्रेलिया में अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम देखने। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां पर हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, अपनी जानकारी के लिए जाते हैं। तो ये विदेशी जो पर्यटन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इसकी संभावना जो दिनों दिन प्रबल होती जा रही है और लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक भी हैं। विश्व के एक महत्वपूर्ण पर्यटन प्रकार के बारे में हम जानेंगे। और कौन सा है वो पर्यटन प्रकार? वो है हमारा ऐतिहासिक पर्यटन। यस, आज भी दुनिया भर में सबसे अधिक पर्यटन जो होता है वो ऐतिहासिक पर्यटन होता है। यानी हम एक दूसरे के इतिहास को जांचने के लिए, खंगालने के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों को करीब से देखने के लिए, महसूस करने के लिए हम यात्रा करते हैं। हम भारत से विदेशों में जाते हैं, विदेशी हमारे यहाँ आते हैं। तो ये ऐतिहासिक पर्यटन जो है, यह पर्यटन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है। हम देखते हैं अपने महाराष्ट्र के स्तर पे हम जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र में गो नी दांडेकर, इनका नाम बहुत ही हम आदर और सम्मान से लेते हैं, गोपाल नीलकंठ दांडेकर, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों और गढ़ों के दुर्गों का पूर्ण रूप से गहराई से अध्ययन किया और वो इन किलों के भ्रमण का आयोजन किया करते थे, इन किलों की सैर का आयोजन किया करते थे। उन्होंने इन किलों की बहुत ही गहराई से उन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, अध्ययन किया है। तो ऐतिहासिक पर्यटन जो है हम स्थानीय स्तर पर भी करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं। हम यदि राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो दिल्ली का मशहूर लाल किला ऐतिहासिक पर्यटन के अंतर्गत, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, उदयपुर का राजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार। बच्चों, मैं आपसे मुझे बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं स्वयं पर्यटन की बहुत शौकीन हूं और जब ये पाठ मुझे मिला आपको बताने के लिए तो मुझे लगा अरे वाह, इसमें तो मेरे अपने अनुभव भी कितने शामिल हो सकते हैं। और मैं आपसे जगह जगह के पर्यटन की अपनी तस्वीरें भी मैंने आपसे साझा की हैं। कई बार हम भौगोलिक पर्यटन करते हैं। अभी तक हमने ऐतिहासिक पर्यटन देखा, अब भौगोलिक पर्यटन। विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का निरीक्षण करने हेतु यह पर्यटन किया जाता है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, अभयारण्य और समुद्री किनारे। भौगोलिक विशेषताओं वाले स्थान जैसे महाराष्ट्र में बुलढाणा की लुणार झील है, ये उल्का से निर्मित झील है। इसको देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक और उनके साथ साथ वैज्ञानिक भी आते रहते हैं। प्राकृतिक सुंदरता युक्त ये हमारे दृश्य, हमारे भारतीय जमीन के दृश्य, भारत के दृश्य। एक तरफ है हमारा कश्मीर तो एक तरफ है हमारा भंडारदरा। भंडारदरा हमारे महाराष्ट्र की रौनक, कश्मीर हमारे देश की रौनक। फूलों की घाटी उत्तराखंड। उत्तराखंड में इतने प्रकार के फूल यहाँ खिलते हैं कि इनकी गिनती मुश्किल हो जाती है और इन्हीं फूलों को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। बुल्ढाना की लोणार झील, उल्का पिंड यहाँ पे गिरा था और उस उल्का पिंड के गिरने से यह झील बनी है।
महाराष्ट्र में निगोज स्थान पर वहां पाए जाने वाले रांजण खलगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कुंभगर्तिका, पॉट होल्स आप देख रहे हैं, या चट्टानों में ये कटोरे जैसे आकृति बनी हुई है। तो ये चट्टानों में कटोरे रखे नहीं हुए हैं बच्चों, ये प्राकृतिक स्थान बने हुए हैं, प्राकृतिक रूप से निर्मित है, यानी भौगोलिक प्रक्रियाओं के तहत ये चट्टानों में इस तरह के आकृति बन गई है, खड्डे जैसे बन गए हैं, जैसे छोटे छोटे कटोरे रख दिए हों। और जब पानी इसमें बारिश होती है, इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूरी ट्रे में ये अलग अलग से कटोरे रखे हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग गहराई के, और उनमें पानी भर के रखा हुआ है। तो ये कुंभगर्तिका, पॉट होल्स। अभयारण्य, यहां फिर से आप मुझे देख रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं पर्यटन की खुद शौकीन हूं, तो मैंने बहुत पर्यटन किया है, और यह है हमारे आसाम के काजीरंगा अभयारण्य की एक तस्वीर। आसाम काजीरंगा के अभयारण्य की ही और सी तस्वीरें आपके सामने हैं। समुद्री किनारे, यहां पर हम देख रहे हैं, ये केरल का समुद्री तट है, और ये है गोवा का समुद्री किनारा। इसके साथ साथ और भी एक पर्यटन है। योग शिक्षा और आयुर्वेदिक उपचार के लिए विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य पर्यटन के रूप में जानते हैं। भारत में विपुल मात्रा में सूर्य प्रकाश होता है, और उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोग भारत में आते हैं। बच्चों, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ जितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, जितनी प्राकृतिक विविधताएं यहाँ पाई जाती हैं, दुनिया के शायद ही किसी देश में मिलती हों। तो यहाँ विदेशी पर्यटक स्वास्थ्य लाभ के लिए भी आते हैं। तो स्वास्थ्य पर्यटन का विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। यदि हम देखें, यह हमारे विश्व का मानचित्र, यह हमारी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। हमारा देश भारत विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है, और हमारे देश में इसी कारण बहुत सारी ऋतुएं पाई जाती हैं। मोटे तौर पे तो 3 ऋतुएं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में 6 ऋतुओं का नाम हम लेते हैं। तो हमारे देश में अनेक प्रकार की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियां हैं। यहाँ पर देश विदेश से यात्री, बीमार, मरीज लोग यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, शिक्षक आते हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका से हो, कनाडा से हो, दक्षिण अमेरिका से हो, मेक्सिको से हो, यूरोप महाद्वीप से हो, रशिया से हो, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात है, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति, एलोपैथिक जिसे हम कहते हैं, मेडिकल साइंस तो बहुत अन्य देशों में भी डेवलप है, लेकिन भारत की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, वह यहाँ की बहुत ही प्रचलित और लाभकारी चिकित्सा पद्धति है। हमारे देश में अनेक तरह की आयुर्वेदिक संस्थाएं चलती हैं, और आयुर्वेद पे निरंतर शोध होते रहते हैं। प्राचीन भारत की हम बात करें तो हमारा देश जो है चिकित्सा पद्धति में नंबर 1 था पूरे विश्व में। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हम यदि कहें पूरे विश्व में कहीं हुई थी, तो वो भारत में हुई थी। शल्य चिकित्सा, सुश्रुत चिकित्सा, पतंजलि चिकित्सा, वो मशहूर है भारत की, और इसीलिए आज दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं स्वास्थ्य पर्यटन के लिए। हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की मसाज पद्धतियां, योग के द्वारा स्वास्थ्य में सुधार, और भारत के जड़ी बूटियों, भारत में इतनी सारी जड़ी बूटियां होती हैं, उनके द्वारा आयुर्वेदिक उपचार,
और योग तो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिसने भारत ने योग का एक ऐसा तोहफा, ऐसा उपहार दुनिया को दिया है कि दुनिया कभी इससे उऋण नहीं हो सकती। योग एक ऐसी चीज है जो हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखती है। तन और मन दोनों का उपचार करता है योग। एलोपैथिक साइंस जो है, एलोपैथिक मेडिकल साइंस जो है, वो केवल आपके शरीर का उपचार करता है, लेकिन योग एक ऐसा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, जो हमारे शरीर का और हमारे मानस का, मन मस्तिष्क दोनों का इलाज करता है। योग शिक्षा और आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों के कारण आज भारत में स्वास्थ्य पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पानी का कुंड है, गर्म पानी का कुंड है। भारत में अनेक स्थान पर इस तरह के गर्म पानी के कुंड, औषधीय पानी के कुंड ऐसे पाए जाते हैं। हमारे मुंबई के पास ही वर्जेश्वरी में सल्फर के गंधक के कुंड पाए जाते हैं। गंधक में जहाँ के पानी जो है वो सल्फर युक्त है और बहुत सारी बीमारियां वो उससे ठीक हो जाती हैं। और ऐसे कुंड न केवल हमारे वर्जेश्वरी या मुंबई बल्कि भारत में कई हिस्सों में पाए जाते हैं। दुनिया भर में भी इस तरह के कई गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं जिनके द्वारा लोग चिकित्सा प्राप्त करते हैं। और एक पर्यटन, कृषि पर्यटन। आपको लगेगा एग्रो टूरिज्म, जिसे हम इंग्लिश में एग्रो टूरिज्म कहते हैं। आज एग्रो टूरिज्म या कृषि पर्यटन भी दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुका है। पर्यटन की दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयाम है। शहरी संस्कृति में पले बढ़े लोगों के लिए खेती या खेती से जुड़ा जीवन एक अजूबा होता है, एक नई चीज होती है। और कृषि जीवन को नजदीक से देखने के लिए बहुत सारे लोग इस तरह के पर्यटन का आधार लेते हैं। और दूसरी बात कि आज मैंने कहा जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आवागमन के साधन विकसित हो गए हैं, तो किसान भी दूर दूर के कृषि अनुसंधान केंद्रों में जाते हैं, कृषि विश्वविद्यालयों में जाते हैं। कृषि क्षेत्र में नवनवीन प्रयोगों द्वारा नया तकनीकी विज्ञान विकसित किया है इजराइल जैसे देशों ने। तो ऐसे देशों में किसान पूरी दुनिया भर से जाते हैं। हम देखते हैं इस मानचित्र में इजराइल कहां पर है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इजिप्ट के ऊपर, यहाँ पे मानचित्र में हम देख रहे हैं यहाँ सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इनके बीच में हम एक छोटी सी पट्टी देख रहे हैं। ये है हमारा एक छोटा सा देश, दुनिया का एक छोटा सा देश इजराइल। अब इजराइल को हम यहाँ पे देख रहे हैं, केवल इजराइल का मानचित्र हम देख रहे हैं। तो दुनिया का एक बहुत ही छोटा सा देश इजराइल, जिसने दुनिया में अपना एक नाम का डंका बजा रखा है और कृषि क्षेत्रों में इतनी प्रगति की है, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने ढूंढी है, इतने रिसर्च की है कि आज दुनिया भर के लोग कृषि तकनीकों को जानने के लिए इजराइल की तरफ रुख करते हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये है क्रीड़ा पर्यटन या स्पोर्ट्स टूरिज्म। दुनिया के बर्फीले प्रदेशों में जहाँ पे स्कीइंग की प्रतियोगिता होती है, लोग उनका आनंद उठाने के लिए, कुछ लोग भाग लेने के लिए खिलाड़ी के रूप में, तो कुछ दर्शक के रूप में वहाँ पर इन देशों की यात्रा करते हैं। तैराकी, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको देखने के लिए लोग एक दूसरे देशों की यात्रा करते रहते हैं। चेस कंपटीशन, विश्व शतरंज प्रतियोगिता, विंबलडन प्रतियोगिता, ये स्केटिंग पे टेनिस खेलते हुए लोग, मोटर बाइक रैली, इस तरह के इतने सारे स्पोर्ट्स आजकल हो रहे हैं। और इन स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए लोग, इनको देखने के लिए लोग पर्यटन करते हैं। माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण, ये भी एक प्रकार का पर्यटन हो चुका है आजकल। ट्रैकिंग करना, जो
पेशेवर पर्वतारोही हैं वो भी, और शौकिया भी लोग, जो लोग पर्वतारोहण करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते हैं। तो इस तरह से पर्यटन के लिए बहुत नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, और एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स है कार रैली। और भारत में तो हिमालयन कार रैली बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें भाग लेने भी दुनिया भर के लोग आते हैं और इसको देखने के लिए भी दुनिया भर से लोग आते हैं। महाराष्ट्र की हम जब बात करें तो यहाँ पर केसरी कुश्ती स्पर्धा होती है, और यह कुश्ती स्पर्धा जो है, इसे देखने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। जो कुश्ती प्रेमी लोग हैं, पहलवान लोग हैं, ये इसको देखने के लिए आते हैं। और केवल महाराष्ट्र के ही क्यों, पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। विदेशों में भी यह कुश्ती स्पर्धा बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा प्रासंगिक पर्यटन, अभी तक हमने एग्रो टूरिज्म देखा, कृषि पर्यटन, स्पोर्ट्स पर्यटन, है ना। अब यह है प्रासंगिक पर्यटन। अब आप सोचेंगे भला अब ये नई कौन सी बला है। तो दुनिया भर में अब काफी नई नई चीजें हो रही हैं, और उसी का एक हिस्सा है प्रासंगिक पर्यटन। यानी हम देखते हैं भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है, चाहे वो भारत में हो, टोरंटो में हो, कान फेस्टिवल हो, दुनिया के अनेक देशों में ये फेस्टिवल्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर लोग जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार प्रदर्शनी, कार एग्जीबिशन, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अलग अलग प्रकार की कारें, यहाँ कार्स का प्रदर्शन होता है, उनको रखा जाता है। भारत में दिल्ली के प्रगति मैदान में कई बार ये प्रदर्शनी मैंने अटेंड की है, और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी प्रदर्शनियों में जाना। भले हम वहाँ से कुछ खरीदते नहीं हैं, हम वहाँ जाकर एक माहौल देखते हैं, दुनिया में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों की मानसिकता में, लोगों की सोच में, दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सहज रूप में जान लेते हैं, जिन चीजों का हमें कभी हम सोचे कि चलो हम अध्ययन करें। तो अध्ययन करने से उतना लाभ हमें नहीं होता जितना लाभ पर्यटन से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यटन जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु है, तो वो है पर्यटन। पर्यटन से हम जितनी चीजें सीखते हैं उतनी शायद ही हम कभी किताबों से सीख पाए। किताबों में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसका व्यवहारिक धरातल होता है पर्यटन। किताब में हमने पढ़ लिया कि माउंट एवरेस्ट 8,848 फीट ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। हम जब उसके आसपास पहुंचते हैं, हम कभी माउंट एवरेस्ट के क्षेत्र में पहुंचते हैं, तब हमने जो किताबों में पढ़ा है उसके सचमुच हमें वहां जानकारी मिलती है। हम सचमुच उसे देखते हैं, महसूस करते हैं। हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि समुद्र का किनारा, हम समुद्र के किनारे, बहुत सारे समुद्र के किनारे ऐसे हैं जहां पर हम खड़े होते हैं तो हमारे पैरों तले इतनी तेजी से बालू खिसकती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। और कभी हम ऐसा लगता है कि हम किनारे खड़े हैं और अचानक से ऐसा लगता है कि हम कमर तक पानी में डूब गए। यानी पानी के नीचे इतना तेज प्रवाह होता है तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ऐसे स्थान पर मैं गई हूँ, ऐसी जगहें देखी हैं मैंने महसूस किया कि जहां मैं समुद्र किनारे खड़ी हूं और 5 मिनट के बाद मुझे लगता है कि अरे अभी तक तो मेरे खाली पैर डूब रहे थे, पानी में डूबे हुए थे, अब तो मैं घुटने तक पानी में खड़ी हो चुकी हूँ। तो ये पर्यटन जो है ये मुझे सिखाता है, और केवल मुझे ही नहीं, हर यात्री को, हर पर्यटक को वो सिखाता है कि आपने जो कुछ भी अभी किताबों में पढ़ा है उसका हम साक्षात यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण हम देखते हैं उसका। तो चाहे वो कार प्रदर्शनी हो, चाहे वो हिंदी सम्मेलन हो, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल हो, ये सभी पर्यटन आजकल बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, और इन्हें हम कहते हैं प्रासंगिक पर्यटन। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां, आजकल विश्व स्तर पर पुस्तक प्रदर्शन का भी एक चलन शुरू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले लगते हैं, मुंबई में ऐसे मेले लगते हैं, बीकेसी ग्राउंड में लगते हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान का विश्व पुस्तक मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे जगह जगह पर इस तरह के पुस्तक प्रदर्शनी या पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है, और यदि हमें मौका मिले तो हमें इन पुस्तक मेलों में जरूर जाना चाहिए। भले आप वहां से किताबें न खरीदें, लेकिन जब हम ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो वहां बड़े बड़े साहित्यकारों से हमारा परिचय होता है, हम उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, दुनिया में भाषा का क्या स्तर चल रहा है, किस तरह की भाषा लोकप्रिय हो रही है,
और लोगों का रुझान क्या है। ऐसी बहुत सारी बातों की जानकारी हमें ऐसे मेलों में, ऐसे स्थलों पर सहज रूप में हो जाती है। इसके अलावा विज्ञान विषयक पर्यटन, समूह पर्यटन, मनोरंजन पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कई तरह के पर्यटन होते रहते हैं। इनके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है कि इनसे संबंधित पर्यटन की जानकारी आप लोग प्राप्त कीजिए। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।